और चंद दिनों में ही उसे करण के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। उसे पता चला कि करण नवाब साहब की बेटी है, वो किस कॉलेज में पढ़ती है, इसके घर का पता, सब कुछ। कामरान ने करण के कॉलेज के बाहर इंतजार करना शुरू कर दिया। वो रोजाना अपनी गाड़ी में बैठा रहता और करण को देखता रहता। करण को पहले कुछ पता नहीं चला, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी सहेली मारिया को बताया, तो मारिया ने कहा कि शायद तुमने गलत समझा, मगर करण का दिल कह रहा था कि कुछ तो है। एक दिन कामरान ने हिम्मत की ओर करण के सामने आ गया। वो कॉलेज से निकल रही थी जब कामरान ने उसे रोका। मुझे तुमसे बात करनी है, कामरान ने कहा। करण हैरान रह गई। वो इस शख्स को नहीं जानती थी, मगर उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। आप कौन हैं? करण ने पूछा। मैं कामरान हूं, सरदार ताहिर खां का बेटा। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था। इस दिन से मेरी नींद हराम है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, कामरान ने बुराह रास्त कहा। करण को समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। ये सब कुछ इतना अचानक था, इतना गैर मुतवक्का। ये क्या बात हुई? आप मुझे जानते भी नहीं और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये सब बकवास है, मुझे जाने दें, करण ने कहा और तेजी से वहां से चली गई। कामरान खड़ा देखता रहा। इसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा इज्म था। उसने सोचा कि करण ने अभी इनकार किया है, मगर वो उससे मनवा लेगा। वो हर हाल में करण को हासिल करेगा। करण घर पहुंची तो बहुत परेशान थी। उसने अपनी वालदा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि उससे घर में बेचैनी फैलेगी। वो अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि ये कामरान कौन है और उसने इतनी जरात कैसे की। वो डरी हुई थी, मगर साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अगले दिन कामरान फिर कॉलेज के बाहर मौजूद था। उसके बाद वाले दिन भी, और उसके बाद वाले दिन भी। वो हर रोज करण का इंतजार करता, उसे देखता, उसके पीछे पीछे जाता। करण को अब डर लगने लगा। उसने मारिया को बताया और मारिया ने कहा कि यह मामला संगीन है। कामरान का ये रवैया अजीब है और खतरनाक भी हो सकता है। मगर करण के दिल में कहीं ना कहीं कामरान के लिए हमदर्दी भी थी। वो सोचती थी कि शायद ये वाकई मोहब्बत है, शायद ये शख्स सच्चा है। मगर फिर वो अपने आप को समझाती कि नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये जुनून है। मोहब्बत में एहतराम होता है, सब्र होता है, ये तो जबरदस्ती है। कामरान को करण का ये दौर रहना कबूल नहीं था। उसके अंदर जो जुनून था, वो हर रोज बढ़ता जा रहा था। वो रात को अपने कमरे में बैठा करण के बारे में सोचता रहता। उसने करण की तस्वीरें हासिल कर ली थीं और वो उन्हें घंटों देखता रहता। उसके दोस्त उसे कहते कि वो पागल हो गया है, मगर कामरान को कोई परवाह नहीं थी। एक शाम कामरान ने करण के घर के बाहर जाकर खड़ा होने का फैसला किया। वो चाहता था कि करण उसे देखे, उसकी मोहब्बत को समझे। मगर करण के भाई आदिल ने उसे देख लिया। आदिल को जब पता चला कि ये शख्स करण का पीछा कर रहा है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कामरान को धमकी दी कि अगर वो दोबारा यहां दिखाई दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कामरान ने आदिल की धमकी को संजीदगी से नहीं लिया। उसके लिए करण से बढ़कर कुछ नहीं था। न कोई धमकी, न कोई खतरा। वो हर चीज का सामना करने को तैयार था, बस करण उसे मिल जाए। कामरान का जुनून दिन बह दिन बढ़ता जा रहा था। वो अब करण के बारे में हर चीज जानना चाहता था। उसने एक शख्स को काम पर रखा जो करण की हर हरकत पर नजर रखता और उसे रिपोर्ट करता। कामरान को मालूम होता कि करण कब घर से निकलती है, कब वापस आती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है। ये सब कुछ जानकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। करण को अब शिद्दत से महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वो जहां भी जाती, उसे लगता कि कोई आंखें उस पर टिकी हुई हैं। उसकी नींद उड़ गई थी। वो परेशान रहने लगी थी। उसने आखिरकार अपने वालदीन को सब कुछ बता दिया। नवाब साहब ने जब यह सुना तो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने फौरी तौर पर सरदार ताहिर खां को फोन किया और उन्हें आड़े हाथों लिया। आपका बेटा मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, ये क्या बदतमीजी है। अगर ये सिलसिला बंद न हुआ तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा, नवाब साहब ने सख्ती से कहा। सरदार ताहिर खान ने अपने बेटे को बुलाया और सख्ती से डांटा। ये क्या हरकतें हैं?
हमारी इज्जत को दांव पर लगा रहे हो। फौरी तौर पर यह बकवास बंद करो, उन्होंने कहा। कामरान ने बाप की बातें सुने, मगर उसके चेहरे पर कोई निदामत नहीं थी। उसने सोचा कि वो सिर्फ अपना तरीका बदलेगा, मगर करण को हासिल करने का इरादा नहीं बदलेगा। कामरान ने अब नया तरीका इख्तियार किया। उसने करण को खत लिखने शुरू कर दिए। हर रोज एक खत, जिसमें वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता। वो खत करण के घर की दीवार पर फेंक देता। पहले पहल करण ने उन खतों को पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर फिर उसके अंदर एक अजीब सी तजस्सुस पैदा हुई। कामरान के खत अजीब थे, शायराना थे, मगर साथ ही डरावने भी। वो लिखता कि वो करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, कि करण उसकी जिंदगी है, उसकी रूह है। वो लिखता कि अगर करण ने उसे कबूल नहीं किया, तो वो नहीं जानता कि वो क्या करेगा। इन खुतों में मोहब्बत भी थी और एक अजीब सी धमकी भी। करण उन खुतों को पढ़कर परेशान हो जाती। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मोहब्बत है या बीमारी। उसने अपनी सहेली मारिया से मशूरा किया। मारिया ने कहा कि ये शख्स नफ्सियाती मरीज मालूम होता है और करण को उससे दूर रहना चाहिए। मगर करण के दिल में कहीं ना कहीं कामरान के लिए तरस भी था। वो सोचती कि शायद उसे मदद की जरूरत है। एक दिन करण ने हिम्मत की और कामरान से मिलने का फैसला किया। वो उसे समझाना चाहती थी कि यह सब गलत है, कि वो उसे कभी कबूल नहीं करेगी। उसने कामरान को पैगाम भेजा कि वो उससे एक बार मिलना चाहती है। कामरान की खुशी की कोई हद नहीं थी। उसे लगा कि आखिरकार करण ने उसकी मोहब्बत को समझ लिया है। वो एक कैफे में मिले। करण ने सख्ती से कहा, देखें कामरान साहब, मैं आपको साफ अल्फाज में बताना चाहती हूं कि मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। आपका ये रवैया मुझे डराता है। आप मेरा पीछा करते हैं, मेरी जासूसी करते हैं, मुझे खत लिखते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुनून है। बुरा कर्म, मुझे अकेला छोड़ दें। कामरान ने करण की बातें सुनी। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ गया, फिर सर्ख हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम समझ नहीं रही करण, ये जुनून नहीं है, ये सच्ची मोहब्बत है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है और अब तुम निकल नहीं सकते। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। कामरान ने कहा। करण को डर लगा। उसने महसूस किया कि यह शख्स वाकई खतरनाक है। वो जल्दी से उठी और वहां से चली गई। कामरान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखता रहा। उसके चेहरे पर एक प्रसरार मुस्कुराहट थी। उस मुलाकात के बाद कामरान का रवैया और भी अजीब हो गया। वो अब खुलेआम करण का पीछा करने लगा। वो इसके कॉलेज में आ जाता, उसके दोस्तों से उसके बारे में सवालात करता। करण की जिंदगी अजीर्ण हो गई थी। वो घर से निकलने से डरती थी। नवाब साहब ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर सरदार ताहिर खां की सियासी पहुंच बहुत मजबूत थी। रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर कामरान को कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने उसे सिर्फ एक वार्निंग दी और छोड़ दिया। उससे कामरान और भी जरी हो गया। उसे लगा कि वो जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। करण के भाई आदिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कामरान को सबक सिखाने का फैसला किया। एक रात वो कामरान के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जब कामरान बाहर निकला तो उन्होंने उसे घेर लिया और खूब मारा पीटा। कामरान जख्मी हो गया, मगर उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। उसने सोचा कि वो अपने तरीके से इंतकाम लेगा। इस वाकये के बाद कुछ दिन कामरान गायब रहा। करण को लगा कि शायद अब यह मसला हल हो गया है, मगर यह तूफान से पहले की खामोशी थी। कामरान अपने जख्मों को भरने के साथ साथ नया मंसूबा भी बना रहा था। एक हफ्ते बाद कामरान दोबारा नमोदार हुआ, मगर उस बार वो करण का पीछा नहीं कर रहा था। उसने एक नया तरीका इख्तियार किया। उसने करण के खानदान के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। उसने लोगों को बताया कि नवाब साहब का कारोबार डूब रहा है, कि वो कर्जों में डूबे हुए हैं। उन अफवाहों से नवाब साहब की साख को नुकसान पहुंचा और उनके कारोबारी मामलात मुतासिर होने लगे। कामरान ने यह भी किया कि उसने करण के कॉलेज में उसके बारे में झूठी बातें फैलाईं। उसने लोगों को बताया कि करण ने खुद उसे अपनी तरफ माइल किया था और अब इनकार कर रही है। ये सुनकर करण की साथी लड़कियों में से कई ने इससे दूरी कर ली। करण की जिंदगी जहन्नम बन गई थी। करण अब अक्सर रोती रहती।
वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या कसूर किया है जो उसे ये सजा मिली है। उसके वालिदैन भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद शहर बदल लेना चाहिए, मगर नवाब साहब का कारोबार लाहौर में था। वो सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते थे। एक दिन कामरान ने करण को एक पैगाम भेजा। तुम जहां भी जाओगी, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। जितना जल्दी तुम ये बात समझ लो, इतना ही अच्छा है। ये पढ़कर करण के हाथ कांप गए। उसे लगा कि ये शख्स सच में पागल है। मगर इस सब के बावजूद करण के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी कशिश भी थी। वो सोचती कि कामरान ने उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया, अपने बाप से लड़ा, मार खाई, बदनामी मोल ली। क्या ये सच्ची मोहब्बत नहीं है? मगर फिर वो अपने आप को झटकती और सोचती कि नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में दूसरे को तकलीफ नहीं दी जाती। वक्त गुजरता गया। करण ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और अब वो नौकरी की तलाश में थी। उसने एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। ये एक इश्तहारी उदारा था जहां करण बतौर कॉपी राइटर काम करती थी। नई नौकरी ने करण को एक नया मकसद दिया और उसकी जिंदगी में कुछ मुसब्बतीत आई। कामरान अब भी करण की जिंदगी में साये की तरह मौजूद था, मगर उसका तरीका बदल गया था। वो अब खुलेआम पीछा नहीं करता था, बल्कि दौर से नजर रखता था। उसे करण की हर हरकत का इल्म होता। उसे मालूम था कि करण ने कहाँ नौकरी की है, वो कितने बजे दफ्तर जाती है, कितने बजे वापस आती है। करण के दफ्तर में एक नौजवान था जिसका नाम फैसल था। फैसल एक सादा, नेक और मेहनती लड़का था। वो करण के साथ काम करता था और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो गई। फैसल को करण की सादगी और जहान बहुत पसंद थी। वो करण का बहुत एहतराम करता था और कभी हद से नहीं बढ़ता था। करण ने महसूस किया कि फैसल अच्छा इंसान है। वो कामरान के बिल्कुल बराकस था। जहां कामरान जुनूनी था, फैसल सब्र वाला था। जहां कामरान जबरदस्ती करता था, फैसल इंतजार करता था। जहां कामरान को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पड़ी थी, फैसल को करण की खुशी का ख्याल था। फैसल ने कभी करण को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वो बस उसका ख्याल रखता था, उसकी मदद करता था, उसके साथ वक्त गुजारता था। करण को आहिस्ता आहिस्ता फैसल की सोहबत अच्छी लगने लगी। वो सोचती कि अगर मोहब्बत होती है तो ऐसी होनी चाहिए, पुरस्कून, मोहतरम, खूबसूरत। कामरान को जब फैसल के बारे में पता चला तो उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोचता था कि करण सिर्फ उसकी है, कोई और उसके करीब कैसे आ सकता है। उसने फैसल के बारे में मालूमात जमा करना शुरू कर दें। उसे पता चला कि फैसल एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। उसके वालिद एक छोटे से कारोबारी हैं और फैसल अपनी मेहनत से नौकरी कर रहा है। कामरान ने फैसल को डराने का मंसूबा बनाया। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजा, जिन्होंने फैसल को रास्ते में रोका और धमकी दी कि वो करण से दूर रहे। फैसल हैरान रह गया कि ये कौन लोग हैं और करण का उनसे क्या ताल्लुक है। अगले दिन उसने करण से